Namaskar. Welcome to this new episode of Travel World Online. Today, we have a personality जिन्होंने अपनी यात्रा एक किसान के तौर पर शुरू की, फिर एक गाइड, कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया और अब एन एंटरप्रेन्योर, यश कुमार यादव जी। आइए उनकी इस यात्रा के बारे में जानते हैं, विच इज एन आई ओपनर फॉर मैनी। नमस्कार, वेलकम नरेश जी। नमस्कार सर, नमस्कार। अपनी इस यात्रा के बारे में सर, मेरा नाम नरेश यादव है। जैसा आपने बताया, मेरा गांव दीखवाड़ है जो नीमराणा तहसील में है, और मैं यहीं से 10 किलोमीटर दूर जहाँ पे हम शूट कर रहे हैं वहाँ पैदा हुआ। एक किसान परिवार में पैदा हुआ। मेरे मम्मी पापा किसान हैं, आज भी हैं, और किसानी करते हैं हम। तो हमने पढ़ाई भी की और उसके साथ साथ किसानी भी की। उसके बाद हमारे यहाँ तो 3-4 चीज़ें ही जानते थे गाँव में, या तो पुलिस में लग जाओ, फौज में लग जाओ, या टीचर बन जाओ। मेरे पापा भी यही चाहते थे कि भाई मैं फौज पुलिस में लग जाऊं, या टीचर बन जाऊं, या डॉक्टर भी बन जाऊं। पर 11th क्लास में मैंने बायो ली, बायो और फिजिक्स, तो मेरे से चली नहीं। मैंने मेरे पापा को बोला कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। पापा ने बोला डॉक्टर नहीं बन सकता तो क्या करेगा? मैंने बोला मैं कुछ भी कर लूँगा, पर मेरे समझ में नहीं आ रही। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर से बीए किया। उसके बाद बीए करने के बाद मेरे को लगा कि अब क्या करूँ मैं, क्योंकि फौज पुलिस में मैं लगना नहीं चाहता था। खुद कुछ मैंने भर्तियाँ भी देखी, पर मैं नहीं लग पाया। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली जब मैं गया तो मैं एमए सेकेंड ईयर था, मेरा फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस में। तो मैं बैठ के पढ़ता था और एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी में काम करता था 4,000 रुपये में। तो वहाँ पे रविंदर वर्मा जी आए, वो मुझे जानते नहीं थे। उन्होंने बोला ये बुक किसकी है? मैंने बोला मेरी। तो उन्होंने कहा यहाँ क्या कर रहा है तू? तू तो फ्रेंच सीख ले। तो मैंने कहा कि मैं फ्रेंच सीख के करूँगा क्या? तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा स्कोप है, फ्रेंच सीख ले। वो मेरे को जानते नहीं थे, और रात को 9 बजे से सुबह 3 बजे तक फुटपाथ पे बीकाजी कामा प्लेस पे बीकाजी कामा प्लेस पे खड़े रहे, और उन्होंने मेरे को गाइड किया कि कहाँ पे फ्रेंच सीखनी है। तो मैं अगले ही दिन 2-4 दिन में पौंडीचेरी के लिए निकल गया। वहाँ मैंने 1.5 साल में फ्रेंच सीखी और डिप्लोमा किया B2 लेवल। उस टाइम B2 लेवल होता था, और मैं 1.5 साल गांव भी नहीं आया। उसके बाद मैं यहाँ आया तो मैंने गाइडिंग स्टार्ट की 2006 से। मैंने 14 साल खूब गाइडिंग एस्कॉर्टिंग की। फ्रेंच, स्विस और केबेक के लोगों को मैंने घुमाया। उसके बाद 2014 के बाद मेरे दिमाग में आया कि हमें कुछ करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। और मेरे सारे टूरिस्ट मेरे को बोलते थे कि तू गाइडिंग के लिए नहीं बना, क्योंकि मैं उनसे कल्चर की बात करता था, मैं रूरल इकोनॉमी की बात करता था, मैं इकोनॉमी की बात करता था, मैं इंडिया ग्रोथ की बात करता था, मैं मोनूमेंट्स की बात करता था। तो जो मेरा वे ऑफ टॉकिंग था, उससे फ्रेंच लोग, मेरे को हर आदमी ये बोलने लग गया था 14 के बाद तो, कि तू कुछ और कर। तो 2019 में मैंने सिन्हाटी ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट किया, और मैं टेम्पो ट्रेवलर मॉडिफिकेशन में आया। How does Cincinnati name came into your mind the very first time? सर, सिनाटी मैंने नेट से पूछा कि मेरे को बुगाटी से मिलता हुआ नाम बताइए। तो उसने मेरे को सिनाटी बताया, इगाटी बताया, और 1-2 नाम बताए, पर मैंने उसमें सिनाटी चूज किया क्योंकि मेरे को है ना 6 नंबर का बड़ा शौक है हमेशा ही। तो उसमें 6 नंबर थे। तो क्योंकि मेरी हर गाड़ी का नंबर 2424 है, तो उसमें भी 6 आता है, तो मेरे को 6 का था। और सिनाटी को अगर हम
हमने फिर इस वर्ड को इन्वेंट कर दिया खूबसूरत से, कि सिनाटी मीन्स खूबसूरत। अब हमने इसका किया और जैसे ही स्टार्ट किया तो कोविड आ गया 2020 में, और हमारा सब कुछ खत्म हो गया, हमारे पास कुछ नहीं बचा। फिर हमने अप्रैल 2022 में रीस्टार्ट किया काम को रीस्टार्ट किया। तो हमने टेम्पो का इतना काम आया, क्योंकि 2 साल टूरिज्म बंद था, तो बहुत ज़्यादा काम आया। तो हमारा हर कस्टमर आता था, वो बोलता था यार नरेश आप तो बस बनाओ, टेम्पो ट्रेवलर मॉडिफिकेशन में क्यों हो। तो फिर हमने बस बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद लोगों ने बोला कि भाई इंडिया में डबल डेकर का बड़ा काम है, स्लीपर बसेस का, आप स्लीपर बस बनाओ। हमने अप्रैल 2025 में स्लीपर बस बनाना स्टार्ट किया। अब मेरे को हर आदमी बोलता है नरेश अब तूने टेम्पो ट्रेवलर बना दिया, सिटिंग बस बना दी, स्लीपर बस बना दी, अब आप ईवी पे क्यों नहीं जाते। तो अब मैं लोगों की सुनते हुए अब मेरे को ईवी का ड्रीम मेरे को सोने नहीं देता। अब मैंने मेरा विजन बना लिया कि मेरे को आने वाले 1 से 1.5 साल में ईवी पे जाना ही है, क्योंकि हमारे देश में पेट्रोल का कीमत अभी दिक्कत आ रहा है, और हमें हमारे पास J&K में पूरे वर्ल्ड का 6% लिथियम मिल गया है। तो अब हम ईवी पे जा रहे हैं और 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर सिनाटी ईवी लॉन्च कर देगा, क्योंकि सिनाटी में मैं कुछ डिसीजन नहीं लेता, मेरे कस्टमर, मेरे स्टेक होल्डर, मेरे सब लोग आके मेरे को बोलते हैं। मैंने अपनी लाइफ में जो भी किया है वो मैंने कुछ नहीं किया है, भगवान ने अपने मैसेंजर भेजे, और वो मैसेंजर आके मेरे को मैसेज देते रहते हैं और मैं करता रहता हूँ। और आपको सिनाटी की ईवी जरूर दिखेंगी अगर भगवान ने चाहा तो। इस फील्ड में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है लाइफ के, जिसको आप चैलेंजेस मानते हैं? चैलेंजेस लाइफ के है ना, क्योंकि बस बॉडी बिल्डिंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज है एम्प्लॉय इकट्ठा करना, क्योंकि इसमें स्किल्ड मैन पावर बहुत चाहिए होती है। हम लोग फ्रेशर के साथ काम नहीं कर सकते, हमें बस बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ मैन पावर का भी प्रोडक्शन करना पड़ता है, क्योंकि हमें नए लोग भर्ती करते पड़ते हैं। उनको 20 लोग भर्ती करते हैं तो 2 ही कामयाब होते हैं। तो हम लोग का सबसे बड़ा चैलेंज मैन पावर को इकट्ठा करना, स्किल्ड मैन पावर ढूंढना, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है बस बॉडी बिल्डिंग। आपकी एज ए गाइड सबसे खूबसूरत पल कौन से थे? एज ए गाइड तो मैं तो हर पल को खूबसूरत पल मानता हूँ, पर जब मेरे को जो भी क्लाइंट मेरे को जिस दिन लास्ट डे बाय बाय करते थे तो वो रोते थे कि नरेश तू 10 दिन मिला, हमें इतना बताया, तू जब भी फ्रांस आए तो हमारे से मिलना। वो मेरे खूबसूरत पल होते थे कि मैंने कुछ कमाया है, क्योंकि वो मेरे से गले मिलते थे, वो रोते थे और मेरे को इनवाइट करते थे। तो मैं कई बार फ्रांस भी गया हूँ, मैं लोगों के उनको फ़ोन किया, उनके घरों पे रुका हूँ। मैंने आज तक फ्रांस में किसी होटल में नहीं रुका, मैं लोगों के घरों में ही रुका हूँ। कुछ ऐसा लम्हा एज ए गाइड जिसको आपको कहते हैं शुड नॉट हैपन, ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए ऐसी चीज? लम्हा तो मैं क्या कहूँ, क्योंकि मेरे को अपने देश पे बहुत गर्व है और भारतीय होने पे और गर्व है। पर जब वो विदेशी लोग आते थे तो हमारे यहाँ रोड के आसपास कचरा देखते थे, हमारे लोग हॉर्न बहुत बजाते हैं, लोग इधर उधर थूकते रहते हैं, लोग बाथरूम करते रहते हैं। तो वो मेरे को बोलते थे कि तुम्हारे देश में ये है, और हम उनको बोलते थे कि हम बहुत पुरानी सभ्यता हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में भी हमारे वहाँ टॉयलेट मिले हैं। तो हम उनको ये बात बताते थे, पर वो बोलते थे आज क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो वो हमें अच्छी नहीं लगती थी वो चीज़। अगर आप टूरिज्म मिनिस्टर हो और आपको गाइड्स के लिए कुछ चेंज करना हो तो क्या करेंगे? एक्चुअली में जो गाइड होता है, मैं टूरिज्म मिनिस्टर की तो सोच नहीं सकता, पर क्या पता, नेवर नो कि भगवान क्या कर दे, टूरिज्म मिनिस्टर बना दे या और कर दे, उसका नहीं। अगर मैं टूरिज्म मिनिस्टर होता, गाइड जो है ना वो एम्बेसडर हैं हमारे देश के, वही सारी चीज करते हैं, और उनके लिए
कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, न तो उनको कोई अवार्ड मिलता है कि भाई बेस्ट गाइड इन इंडिया, कोई हमारे अवार्ड। दूसरा, गाइड है ना पर डे बेसिस पे काम करता है, और वो देश में बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो वो होटल वाले का काम चलता है, रेस्टोरेंट वाले का काम चलता है, बस का काम चलता है, हर आदमी का काम चलता है। परंतु गाइड के लिए कोई रिटायरमेंट का प्लान नहीं है, कोई पेंशन का प्लान नहीं है, और उसको पर डे मिलता है। सपोज करो कि किसी गाइड का पैर टूट गया, तो वो कैसे जिए? वो टैक्स भी भरता है और वो रेवेन्यू बहुत जनरेट करता है। तो गवर्नमेंट उनको पेंशन का, मैं सोचूंगा कि उनको पेंशन मिले। एक चीज और है एज ए गाइड, जो मैं देखता हूँ, जो जो लोग कहीं ट्रेनिंग ली ऐसे बहुत गाइड्स मिलते हैं। अगर सर्टिफाइड गाइड एक है तो अनसर्टिफाइड 4 गाइड मिलते हैं वहाँ पर। और उसकी बार्गेन और ऑल दैट, उसके बारे में कुछ कहें। एक्चुअली में सर, मैंने वो काम कभी नहीं किया कि मेरे पास गाइडिंग का लाइसेंस है, और हम तो ट्रैवल एजेंसीज के थ्रू काम करते थे। जो आप बार्गेन की बात कर रहे हो, वो लोग, वो गाइड्स वहां पे हैं जो मतलब मोनूमेंट्स के पास मिलते हैं, क्योंकि हम तो कभी मोनूमेंट्स के पास जाके खड़े ही नहीं हुए ना लाइफ में कि। उनको कैसे रोका? देखो होता क्या है, वो सब बताते हैं जो उनको कुछ नहीं पता। They'll give you all false information। पीछे कुछ हमने देखा बहुत सारी वीडियोस इस टाइप की आ रही हैं कि जहाँ पर गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ऑल दैट। उसका उसके लिए है ना, हर उसने वो किया हुआ है, टूरिस्ट पुलिस है, और सारे मतलब मिल के काम करें। अगर टूरिस्ट पुलिस अपना काम ठीक से करे, तो कुछ लोग जो हैं अनट्रेंड हैं, उनको भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग दी जा सकती है ना। मैं तो ये नहीं चाहता कि उनको रोका जाए, क्योंकि हर आदमी को अपने जीवन में रोटी कमाने का अधिकार है। तो वो मतलब उनको भी ट्रेनिंग दी जाए, उनको भी लाइसेंस दी जाए, तो वो भी अपना काम कर सकते अब गाड़ियों की भरी हैं। और हमारे यहाँ बहुत बड़ा इशू है। जो लॉन्ग रूट पे गाड़ियाँ लेके जाते हैं, वो आपको टॉयलेट के लिए जाते हैं पेट्रोल पंप पर। हमारे यहाँ गाड़ियों में बहुत कम गाड़ियाँ हैं एक्सेप्ट जिनमें टॉयलेट्स हैं। What do you think? What's your take on it? सर, आजकल टॉयलेट का मैंडेटरी हो गया कि बसों में टॉयलेट होना चाहिए। अब पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो पेट्रोल पंप पे एक टॉयलेट होता है, और बस में 40 आदमी होते हैं, तो 40 आदमी वहां पे टॉयलेट जाएंगे तो हमारा 1 घंटा खराब हो जाएगा। अब मिडवेज बना रहे हैं, गवर्नमेंट को भी रेस्ट एरियाज बनाने चाहिए, परंतु रेस्ट एरिया बना दिए। अभी मैं देखता हूँ कि एक्सप्रेस वे पे रेस्ट एरिया है, पर उनको मेंटेन करना चाहिए। और बसों में टॉयलेट की इसलिए जरूरत होगी आजकल, क्योंकि हमारे यहाँ पे डायबिटीज बहुत ज्यादा पेशेंट हो गए, तो अब डायबिटीज की वजह से हमें बस में टॉयलेट चाहिए। और वो आजकल स्लीपर्स में तो लग रहा है टॉयलेट, परंतु सीटिंग में नहीं लग रहा, वो भी हमें लेके आना चाहिए। क्योंकि ट्रांसपोर्ट में कंपटीशन बहुत है, और हर आदमी को सस्ता चाहिए, और सस्ते में आप सर्विस नहीं दे सकते। इफ यू वांट सर्विस, यू हैव टू पे। Nothing is wrong. मुझे एक चीज बताएं, अभी जो आप बसेस बना रहे हैं, कितने परसेंट बसेस में टॉयलेट्स जो बनवाते हैं वो मांगते हैं? देखिए सर, हमारे यहाँ 2 ही सीटिंग बस बनी है जिनमें टॉयलेट लगा। बाकी स्लीपर बस में तो ऑलमोस्ट 90% में टॉयलेट लगता है। Great. कोई मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई सब लोग बिजनेस करें, हमारे देश को आगे लेके आएं, ईमानदारी से बिजनेस करें, जॉब क्रिएट करें। क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं चाइना गया हूँ, वहाँ का वर्क फोर्स मेरे को बहुत पसंद आता है। और चाइना एक बार एटलीस्ट, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनको एक बार चाइना विजिट करना चाहिए, और हमारे देश में वो चीजें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास इतना डेमोग्राफी है, इतना पॉपुलेशन है। सर, मैं ये कहूँगा कि
लोग बोलते हैं हमारे यहाँ बेरोजगारी जाता है, मैं बोलता हूं कि मेरे को आज के दिन 1000 लोगों की जरूरत है। मैं पूछता हूं कि 1000 लोग चाहिए और हमें 2 लोग नहीं मिलते, तो बेरोजगारी कहां से रही? क्योंकि हम लोग चाहते हैं हम लोगों को ट्रेनिंग दें, पर बिजनेस करने के लिए आपको 365 डेज इंटू 24 इंटू 7 काम करना पड़ेगा अगर आपको बिजनेस करना है। तो अगर आपने सोचा कि नहीं मैं तो 8 घंटे काम करूंगा और बिजनेस करूंगा, तो वो नहीं हो सकता। इवन आपकी फैक्ट्री में भी नहीं हो सकता। आप अगर ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं, और आप सोचें कि 8 घंटे काम कर लें और अपने आप को प्रोग्रेस कर लें, वो नहीं हो। हमारे जवान लोगों को 12 घंटे पर डे काम करना पड़ेगा अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है और वापिस हमें विकसित भारत बनना है, तो 12 घंटे पर डे काम करना तो फ्रेंड्स, हमें जमीन से जुड़े शख्स की राय मिली। Whatever he said makes sense. I've been to China. I've seen, you go early in the morning at 6:30, you'll find people working out there. No one is there on their head. So the people who are cleaning the roads, the gardeners, because I've seen myself, so clean, so neat, and they've got the work culture. We don't have work culture. So thank you very much for talking to us. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. Thank you. धन्यवाद आपका आने के लिए। You are watching Travel World Online.